ओके सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस आरजीपीवी रूमर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 0 to 70 इन वन नाइट बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की वन शॉट सीरीज जो है उसको चला रहे थे। ठीक है, तो हमने इसमें यूनिट 1, 2, 4 एंड 5 कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नहीं देखा है उस वन शॉट्स को तो जाके आप डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि कल पेपर होने वाला है तो हमने सोचा कि फटाफट फटाफट हम सारी वीडियोस अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो यूनिट 3 पेंडिंग थी, बाकी सारी ऑलरेडी अपलोडेड है। तो यूनिट 3 भी फटाफट यहाँ पे आपके पास वीडियो आ ही गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विथ यूनिट 3। ठीक है, एंड इसके बाद बेसिकली आपके पास स्ट्रैटेजी वीडियोस और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस और शायद आए। ठीक है, ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो फटाफट अपने सिलेबस को दिन तक कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आप शाम को उन स्ट्रेटेजी वीडियोस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करके ही कंप्लीट कर लें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कंप्लीट करके आप जो है रात में जल्दी सो जाएं ताकि आप जो है सुबह अच्छे से आराम से उठ पाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट नंबर 3। तो देखो यूनिट नंबर 3 में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास आता है क्लास। ठीक है, तो देखते हैं क्लास क्या होता है। तो सी अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप in object oriented programming that act as a blueprint or template to create objects. It combines data variables and functions and method into a single unit. तो basically क्लास क्या होता है कि जो भी डाटा, ठीक है, जो भी डाटा या फिर कुछ ब्लूप्रिंट चीजें लाइक कुछ भी प्लान आप जो है प्रोग्रामिंग में देते हो। ठीक है, लाइक जैसे आपने कुछ भी डाटा दिया, जैसे अगर हमें किसी ऐप के बारे में कोडिंग करनी है, राइट, तो आपने किसी ऐप के बारे में कोडिंग करने के लिए कुछ चीज़ों का, ठीक है, कुछ वेरिएबल्स का, कुछ चीज़ों का टेम्पलेट एक बना के रखा, उसकी डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, उसमें कौन सा बटन कहाँ होना चाहिए। सो दिस इज ऑल यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो आपने खुद से डिफाइन करा है और अपनी प्रोग्रामिंग में डाला है। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। देन इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे सबसे पहले आती है इनकैप्सुलेशन। तो देखते हैं सबसे पहले इनकैप्सुलेशन क्या होती है। तो देखिए ये होती है बाइंड डाटा एंड मेथड्स टुगेदर, हाइड्स इंटरनल डिटेल्स एंड डाटा हाइडिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे डाटास और मेथड्स को एक साथ लेती है और इंटरनल डिटेल्स को एक साथ ले लेती है और उनको हाइड करती है। तो देखो ऐसी कुछ पर्सनल डिटेल्स या फिर उन सब चीज़ों में होती हैं जिनको हाइड करना पड़ता है। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनकैप्सुलेशन। देन एब्स्ट्रैक्शन, तो बेसिकली जो असेंशियल फीचर्स होते हैं, ठीक है, उनको बेसिकली दिखाती है। जैसे कि अगर मानो कोई भी असेंशियल फीचर है, ठीक है, जैसे मतलब अगर मान लो आपने कुछ कोडिंग में कुछ चीज़ों को लिख के दिया है, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे ऐसे ऐसे आपने मतलब कुछ भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी कोड करके दिया है, राइट, तो कोड करने में भी कुछ असेंशियल चीज़ें होती हैं और कुछ जो है बेसिकली असेंशियल नहीं होती। तो जो असेंशियल होती है ये उनको दिखाता है और जो असेंशियल नहीं होती, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उनको बेसिकली ये हटा देता है। Then reusability, तो code can be used by creating multiple objects for the of the same class। तो देखो कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास है, ठीक है, तो उसमें बहुत तरीके के हमें चीज़ों को बेसिकली बनाना है, तो उनके लिए जब कोड को हमको रीयूज करना पड़ेगा तो हम जो है कोड को आराम से इसको में रीयूज कर सकते हैं ताकि और भी अगर आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने हो सेम ही क्लास के तो आप बना सको। ठीक है, देन अगर बात करूँ मॉड्यूलैरिटी, ये क्या होता है, जैसे कि बेसिकली क्या होता है, जो कोड होता है छोटी 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 क्लासेस में अपने आप हम बांट सकते हैं ताकि बेटर मैनेजेबिलिटी हो। ठीक है, जैसे देखो आपने किसी भी चीज़ का कोड लिख के दिया है तो एक जगह आपने उसकी डिज़ाइन के बारे में होगा, एक जगह उसके कलर के बारे में होगा, एक जगह उसकी पोजीशन के बारे में होगा। तो ये क्या करता है, ऐसी ही मतलब अलग 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 क्या करता है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में इसको ब्रेकआउट कर लेता है ताकि बेसिकली इसकी मैनेज करना इसको काफ़ी ज़्यादा आसान हो। ठीक है, फिर बात करते हैं इनहेरिटेंस सपोर्ट। तो क्लास कैन बी यूज इज अ बेस ऑफ अनदर क्लास प्रमोट्स कोड यूज। ठीक है, तो इनहेरिटेंस आपको पता है कि इनहेरिटेंस एक बेसिकली बायोलॉजी का कंसेप्ट है जिसमें जैसे बोला जाता है कि जब आप पैदा होते हो तब आप अपनी कुछ क्वालिटीज जो है अपने मम्मी पापा से इनहेरिट करते हो, राइट। शायद आपके हो सकते हैं बाल आपके मम्मी जैसे हों, आपकी आंखें आपके पापा जैसी हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसी ही चीज़ जो है इनहेरिटेंस सपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि एक जब बेसिकली बेस क्लास बन जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होती है अनदर क्लास के लिए या उसका कोड लिखने के लिए और कोड रीयूज करने के लिए। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, देखिए
क्लास में कुछ चीज़ें होंगी, कुछ मतलब चीज़ों के ऊपर ही कोडिंग करी जाएगी ना, सो दैट तो हमने बोला कि जो उस पे कोडिंग करी जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम क्लास बोलते हैं। लेकिन किस पे करी जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट, ठीक है? एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इंस्टेंस मतलब जिसके ऊपर सब चीज़ें इंस्टेंटली हमारे पास करी गई हैं, जिसके ऊपर हमने चीज़ों को लिखा है। इट इज़ अ रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट कंटेन्स डाटा एट्रीब्यूट्स बिहेवियर फंक्शंस डिफाइंड इन द क्लास, ठीक है? तो जैसे-जैसे सॉरी गाइस, सॉरी, हाँ, डेटा एट्रीब्यूट्स बिहेवियर फंक्शंस, तो जिस तरीके के आपने इसमें डेटा लिखा है इसका, ठीक है, जो आपने फंक्शन देखो, एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस आप क्लास में लिखते हो, ठीक है, बट जिस तरीके की इंफॉर्मेशन है, जो तरीके का बिहेवियर इसका रियल वर्ल्ड एंटिटी में है, तो वो मतलब किसके पास होता है? ऑब्जेक्ट के पास ही होता है, जिसको आप क्लास में लिखते हो, ठीक है? फिर देखो, अ क्लास इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज एन एक्चुअल एंटिटी क्रिएटेड यूजिंग ब्लूप्रिंट, ठीक है? मतलब क्लास जो रहता है बस एक ब्लूप्रिंट तरीके से होता है, लेकिन जो रियल एंटिटी होती है वो कौन होती है? एक्चुअल एंटिटी ऑब्जेक्ट होती है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, मेमोरी इज अलोकेटेड टू द फॉर इट्स ऑल डेटा मेंबर्स, ठीक है? तो मेमोरी जो है अलोकेट करी जाती है जैसे ही हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है, क्योंकि उसके लिए भी तो मेमोरी लगेगी ना, राइट? आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए भी मेमोरी आपके पास लगेगी ही, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बेसिकली बात करते हैं, तो इसमें कंस्ट्रक्टर आता है, ठीक है? कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली अ स्पेशल मेंबर फंक्शन, ठीक है? ये क्लास के अंदर ही चीजें होती हैं। अब क्या होती है, ध्यान से सुनते हैं। अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास एंड इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो जब ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो जाता है कोड के बाद, तब इसको क्या किया जाता है? बुलाया जाता है और ये ऑटोमेटिकली वहां आ जाता है। इट इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स डेटा मेंबर्स, ठीक है? तो इसका काम क्या होता है? बेसिकली इनिशियलाइज करना, जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उनके साथ बैठ के इनिशियलाइज करना, ठीक है? फिर हमारे पास होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है? एक्सेस स्पेसिफायर्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स मतलब कि सिंपल देखो, आपने कभी गूगल ड्राइव पे एक्सेस दी होगी किसी को, ठीक है? तो वहाँ पे आप ऐसे दो चार एक्सेस होती हैं कि लाइक आप पब्लिकली भी देख सकते हो, ठीक है? आप सिर्फ लिंक वालों को देना चाहते हो, या कुछ लोगों को जिनको सिर्फ आप अलाउ कर रहे हो, ठीक है? या फिर उसमें कुछ स्पेशल टाइप की चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है? उनको मतलब फॉलो करके आप देख सकते हो। तो एक्सेस स्पेसिफायर इज अ सिमिलर थिंग ऑब्जेक्ट के लिए, कि बेसिकली आप जो ऑब्जेक्ट है उसको बेसिकली कितना ज़्यादा मतलब चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे होता है पब्लिक, ठीक है? तो ये होता है एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है? इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ये क्लास के अंदर ही होता है और आउटसाइड द क्लास भी ये होता है। इन डिराइव्ड क्लास भी ये होता है। कीवर्ड इसको यूज़ करा जाता है ये वाला, ठीक है? फिर बात करते हैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स की, तो ये सिर्फ और सिर्फ इनसाइड द क्लास, ठीक है? प्राइवेट स्पेसिफायर्स का मतलब सिंपल होता है कि जो कि सिर्फ अंदर वाली जो क्लास होती है, ठीक है? जैसे अगर बात करें तो जो सिर्फ अंदर क्लास के अंदर जो चीज़ें होती है, सिर्फ अंदर के लोगों को ही ये एक्सेसिबल होता है, ठीक है? तो ये इनसाइड द क्लास होता है। आउटसाइड और इन डिराइव क्लास को ये बेसिकली पॉसिबल नहीं होता था कि उनको एक्सेस कर पाए, ठीक है? इसका कीवर्ड ये यूज किया जाता है। फिर प्रोटेक्टिव की बात करूं तो ये लाइक प्राइवेट जैसा ही होता है लेकिन इसमें डिराइव्ड क्लास जो होती है उसको ये जो है अलाउड रहता है, ठीक है? सिर्फ आउटसाइड द क्लास वालों को अलाउड नहीं रहता है, ठीक है? इसका कीवर्ड आपका ये होता है, ठीक है? तो दीज आर द एक्सेस स्पेसिफायर्स, जिसको बेसिकली आपको बोला जा सकता है कि आप उनके बारे में लिखो या फिर आप उनके बारे में बताओ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बेसिकली अगर बात करें स्कोप रिजोल्यूशन, तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है? सबसे पहले तो इसका सिंबल ध्यान में रखिएगा। फिर बात करते हैं कि ये होता क्या है, तो सी द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इन C++ is used to access global variable for a class member function defined outside the class। तो बेसिकली अगर कोई भी क्लास का मेंबर या कोई फंक्शन अगर हो, उसको आउटसाइड द क्लास हमें डिफाइन करवाना हो, ग्लोबली उसको बेसिकली एक्सेस करवाना हो, तो हम इसका यूज करते हैं। इट हेल्प्स टू रिजॉल्व द स्कोप ऑफ वेरिएबल्स और फंक्शन व्हेन देयर इज एम्बिग्यूटी। तो अगर कोई बात करे कि आपके पास एम्बिग्यूटी हो अगर कुछ, तो उसको रिजॉल्व करना, स्कोप को, वेरिएबल्स, उनके वेरिएबल्स को, स्कोप को या फंक्शन को रिजॉल्व करने का ही ये काम करती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बेसिकली बात करूँ कि क्या इसका यूसेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला यूसेज, टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स व्हेन लोकल वेरिएबल्स हैज द सेम नेम, ठीक है? एक्सेस करवाना ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है, ग्लोबली वेरिएबल्स को। टू डिफाइन क्लास मेंबर एंड फंक्शन आउटसाइड द क्लास, अगर बात करूँ तो किसी भी क्लास के आउटसाइड किसी फंक्शन को, फंक्शन मेंबर फंक्शन को, क्लास के मेंबर फंक्शन को डिफाइन करवाना। टू एक्सेस स्टैटिक मेंबर्स ऑफ द क्लास, ठीक है? स्टैटिक मेंबर्स जो होते हैं उनको भी एक्सेस दिलवाना। टू रेफर द क्लास स्लोप व्हेन राइटिंग आउटसाइड द क्लास बॉडी, ठीक है? तो बेसिकली कुछ क्लास स्लोप ऐसे होते हैं जैसे हम बाहर लिखते हैं जब, तब उनको रेफर करवाना। टू स्पेसिफाई नेम स्कोप
टू स्पेसिफाई नेम स्पेस स्कोप, ठीक है। तो बेसिकली नेम स्पेस जो स्कोप होता है उसको, बेसिकली ये क्या होता है, इसके अलग अलग तरीके के स्कोप्स होते हैं, ठीक है, जो चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करवाते हैं, तो उन्हीं का ही यहाँ पे हम यूसेज करते हैं। जैसे सबसे पहले क्लास स्लोप का और नेम स्पेस स्लोप का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेसिकली बात करते हो, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स की हमने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ ली थी। उनकी कुछ बेसिकली स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जिनको हम एक बार देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या क्या है। सबसे पहले ये पब्लिक सेक्शन में शुड बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन, दे डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइम, नॉट इवन वॉइड, ठीक है। तो इनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। दे गेट ऑटोमेटिकली इन्वोल्व व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जैसे ही हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाते हैं। दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम डिप्राइव्ड क्लास, कैन कॉल एज बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये जो है इनहेरिटेड नहीं हो सकते, ठीक है। इनको सिर्फ एक ही डिराइव क्लास कैन कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर हम इसको ये बोल सकते हैं। लाइक अदर फंक्शंस, दे कैन हैव डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अदर जैसे बहुत सारे फंक्शंस के पास चीज़ों के लिए एक प्रॉपर प्लान रहता है, इनके पास भी होता है। यू कैन नॉट रेफर देम टू देयर एड्रेस, ठीक है, इनको हम रेफर नहीं कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी वर्चुअल, ये वर्चुअल नहीं होते हैं, ठीक है। फिर कुछ टाइप के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जैसे कि समझे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो ये इनमें कोई पैरामीटर्स नहीं होता, इसका सिंटेक्स ऐसा आपको दिख जाएगा। देखिए क्वेश्चन में आपको सिंटेक्स जरूर बना के आना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में वो मेंशन कर देता है कि आपको सिंटेक्स बना के आना है, ठीक है। तो आपको सिंटेक्स यहाँ पे बनाते बनाते ही आना है, ठीक है। की फीचर्स देखते हैं, ऑटोमेटिकली ही ये आ जाता है और यूज टू इनिशियलाइज डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट्स को यहाँ पे ये इनिशियलाइज करता है। फिर बात करते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं इनिशियलाइज करने को डाटा को। इसका सिंटेक्स ये होता है, अलाउस इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट्स विद कस्टम वैल्यूज, तो इसमें बेसिकली हम कुछ कस्टम वैल्यूज अपनी तरफ से देते हैं और ये तभी बेसिकली ऑब्जेक्ट को क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में बेसिकली ये कॉपी बना देता है एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, यूज टू व्हेन कॉपी वैल्यूज फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट, जैसे हमें किसी ऑब्जेक्ट से अगर वैल्यूज को कॉपी करना हो तब हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बेसिकली डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, तो सी अ डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन, ठीक है, जिसको बेसिकली ऑफ द क्लास दैट ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ द स्कोप और डिलीटेड, ठीक है। जैसे ही जब ऑब्जेक्ट स्कोप से बाहर निकल जाता है या डिलीट हो जाता है तब इसको बुलाया जाता है। इट इज यूज टू रिलीज मेमोरी रिसोर्सेज अक्वायर्ड ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ठीक है। तो जब कोई मेमोरी या कुछ रिसोर्सेज जो ऑब्जेक्ट को हमेशा लाइफ टाइम चाहिए रहेंगे तब ये उसको क्या करता है, आके रिलीज करता है। इसलिए ये तभी दिया जाता है तब जब बेसिकली वो बाहर जा रहा होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बीच का डिफरेंस, जो कि आपसे प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले ये कब आता है, जब क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट, और ये कब आता है, जब गोज आउट होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। फंक्शन नेम सेम एज क्लास नेम, और इसका बेसिकली कुछ प्रीफिक्स होता है, ठीक है। फिर कॉल टाइम जब ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हो, और यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड हो। आर्ग्यूमेंट्स, इसके पास कुछ स्पेशल पैरामीटर्स होते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अलावा, लेकिन यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स नहीं होते, ठीक है। फिर ये ओवरलोड किया जा सकता है जब बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स आए, लाइक कॉपी करना, ये करना, ठीक है। बट इसको ओवरलोड नहीं किया जा सकता ठीक है। इसमें भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता और इसमें भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। मेमोरी अलोकेशन अगर बात करें तो ये अलोकेट करता है रिसोर्सेज को डायनेमिक मेमोरी में, और ये रिसोर्सेज को रिलीज करता है मेमोरी या फाइल्स में, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेसिकली फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है अ फ्रेंड फंक्शन is a non-member function of a class that is granted access to the private and protected members of the class, ठीक है। तो ये क्या करता है, बेसिकली एक्सेस को ग्रांट करता है जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स रहता है ऑफ द क्लास सॉरी गाइस, ठीक है। तो ये बेसिकली वो फंक्शन होता है। देखो एज अ देखा जाए तो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, बेसिकली आपके आपका दोस्त, ठीक है। तो उसको अगर आप एक चीज समझो, इसको ऐसे कंसिडर करो कि आप अपनी पर्सनल बातें किनसे शेयर करते हो, अपने फैमिली मेंबर्स के अलावा अगर बात करें तुम अपने फ्रेंड्स से, ठीक है। तो ये भी क्लास का मेंबर नहीं होता है, फैमिली का मेंबर नहीं होता है, लेकिन ये क्लास मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ अ फ्रेंड फंक्शन। ये प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा टाइप्स और इन सबको मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इसकी एक्सेस किसने दी है, आपने दी है, ठीक है। चलिए
फर्स्ट पॉइंट, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, देखते हैं वो। डिक्लेयर्ड यूजिंग कीवर्ड, ठीक है, तो इसको एक कीवर्ड होता है जो होता है फ्रेंड। इट इज नॉट द मेंबर ऑफ क्लास बट सारे प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। इट इज अ नॉर्मल फंक्शन जो कि दूसरे अनदर क्लास में होता है ये, बट और इवन अ ग्लोबल फंक्शन। तो ये नॉर्मल फंक्शन है जो आपकी दूसरी क्लास में भी हो सकता है या ग्लोबली भी हो सकता है। यूज्ड व्हेन टू और मोर क्लासेस नीड एक्सेस टू रीड प्राइवेट डाटा। तो जब कब यूज होता है, जब आपको एक दूसरे के बारे में यहाँ पे खबर लेनी हो, ठीक है, मतलब दो या दो से ज्यादा क्लासेस हो और आपको एक दूसरे के प्राइवेट डाटा में एक्सेस लेनी हो, तब आप ये कर सकते हो। इट वॉयलेट्स डाटा हाइडिंग, ठीक है, सो इट इज केयरफुली, ठीक है, सो यूज इट केयरफुली। तो बेसिकली यहाँ पे डाटा हाइड हो सकता है, लाइक, सॉरी गाइस, सॉरी, आपके दोस्तों को आपके बारे में बहुत कुछ पता है तो वो लीक कर सकते हैं आपके लिए बातें, ठीक है। तो इससे मतलब इसको काफी ज्यादा बोलते हैं ना कि उन दोस्तों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जो आपकी बातें लीक करे या मतलब ही निकले या बैक बिचिंग करे, राइट। तो सेम थिंग यहाँ पे भी होता है कि इसको बहुत ही केयरफुली आपको यूज करना पड़ता है जब भी आप कर रहे होते हो, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेसिकली इनहेरिटेंस, ठीक है। इस पे भी ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस होता क्या है? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ वन क्लास, जैसे कि बेस क्लास टू अनदर क्लास डिराइव क्लास, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या है, तो देखो इनहेरिटेंस अगेन वही चीज, ठीक है। आपने कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करी है बेस क्लास से एक दूसरी क्लास तक, और दूसरी क्लास क्या निकलेगी? डिराइव क्लास, क्योंकि आपने बेस क्लास से प्रॉपर्टीज ली है, ठीक है। फिर कोड रीयूजेबिलिटी, तो इनहेरिटेंस प्रमोट कोड रीयूज बाय अलाउइंग अ न्यू क्लास टू यूज द फीचर्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास, ठीक है। तो कोड रीयूज यहाँ पे हो जाता है, सिंटेक्स इस तरीके का आपका होगा, ठीक है। देन अगर बात करें तो बहुत टाइप की इनहेरिटेंस है, इसको हम आगे करते हैं कवर। देन फिर देखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर्स इन इनहेरिटेंस। तो आपको पता है एक्सेस स्पेसिफायर्स अगेन जो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, ठीक है, वही इसका पॉइंट है कि आप बेसिकली क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो भी चीजें हैं आप उसको उसकी एक्सेस जो है स्पेसिफाई यहाँ पे कर सकते हो। फिर बात करते हैं बेस एंड डिराइव क्लास। तो बेस क्लास इज ओरिजिनल क्लास और डिराइव क्लास बेसिकली जो इनहेरिट करती है फीचर्स ऑफ बेस क्लास और इनहेरिट होती है। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन ऑर्डर, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले होता है बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, तो ये जो है सबसे पहले आता है, आपको पता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। डिराइव क्लास डिस्ट्रक्टर जब डिस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है, यहाँ पे इसको सबसे पहले बुलाया जाता है ताकि तो डिस्ट्रॉय, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेसिकली टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि हम अभी ऊपर देख के आए थे, उसका ये पूरा का पूरा चार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। तो ये क्या होता है? वन डिराइव क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम वन बेस क्लास। तो एक ही सिर्फ इसमें डिराइव क्लास रहेगी और उसने किससे इनहेरिट किया होगा? बेस क्लास से डिराइव किया होगा, ठीक है। इसका डायग्राम ये होता है और इसको कैसे यूज किया गया, इसका एग्जाम्पल, जैसे कि अगर एक स्टूडेंट है वो क्लास इनहेरिट कर रहा है फ्रॉम अ पर्सन, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस जहाँ जो एक ही डिराइव क्लास हो लेकिन बेस क्लास बहुत सारी हों, ठीक है। फिर इसका डायग्राम आप यहाँ पे दे सकते हो। रिजल्ट का क्लास इनहेरिटेंस फ्रॉम मार्क्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। जब आपका मार्कशीट बनता है तब उसमें आपके मार्क्स भी लिखे होते हैं और आप स्पोर्ट्स में कैसा परफॉर्म करते हो वो भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये दो ज्यादा बेस क्लासेस हो गई और फिर आपका रिजल्ट बना, तो ये एक डिराइव क्लास हो गई, ठीक है। फिर बात करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये बेसिकली डिराइव क्लास इनहेरिटेंस फ्रॉम अ क्लास विच इज ऑल्सो डिराइव, मतलब एक ऐसी क्लास जो कि खुद से ही डिराइव्ड है और उसके बाद बेसिकली यहाँ पे क्या की गई है, उसको भी वापस डिराइव करा गया। जैसे कि अगर बात करें एक स्टूडेंट, वो ऑलरेडी एक पर्सन में से डिराइव क्लास है और ये स्टूडेंट को फिर एक कॉलेज स्टूडेंट बना गया है जो कि स्टूडेंट में से अगेन एक चीज डिराइव्ड है, ठीक है। फिर बात करते हैं हिरार्किकल इनहेरिटेंस, जहाँ पे मल्टीपल मतलब एक ही बेस क्लास होती है लेकिन अगेन हिरार्की फॉलो होती है। हिरार्की इज समथिंग जो कि बेसिकली आपको बोल दो ऑर्डर, जैसे कि बात करें तो आपके दादाजी, आपके पापा जी, फिर आप, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो तो देखो टीचर स्टूडेंट पर्सन, ठीक है, पर्सन से स्टूडेंट बना और पर्सन से ही टीचर बना है, राइट। तो देखो टीचर इज अ प्रोफेशन एंड स्टूडेंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ, कह लो कि एक अलग तरीके से, अभी थोड़ा सा देखें तो दो अलग चीजें हैं टीचर और स्टूडेंट, लेकिन है तो दोनों इंसान ही, ठीक है। तो ये एक ही बेस क्लास है लेकिन उनको अलग अलग डिराइव उसमें बांटा गया है, ठीक है। फिर हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये बेसिकली दो या दो से ज्यादा तरीके के इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। लाइक इसमें हिरार्की भी फॉलो हो सकता है, इसमें मल्टीपल भी फॉलो हो सकता है, ये हिरार्की सिंगल, ऐसा सब इसमें दो से ज्यादा तरीके के इसमें इनहेरिटेंस हो सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको सारे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। चलिए, मूविंग टू पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है।
तो देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। सो पॉलीमॉर्फिज्म इज अ की फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट अलाउज वन फंक्शन ऑपरेटर और अ बेस टू बिहेव इन डिफरेंट वेज। ठीक है, तो एक ही फंक्शन या फिर एक ही ऑपरेटर को डिफरेंट डिफरेंट वेज में जब दिखाया जा सके तब उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि बहुत सारे फॉर्म्स। ठीक है, सेम फंक्शन नेम और ऑपरेटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क डिपेंडिंग अपॉन नंबर या फिर टाइप। ठीक है, जैसे कि हम उसमें बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो कंपाइल टाइम हम जिसको बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट इन्वोकिंग फंक्शन जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट हो और उसमें फंक्शन हो तो उसको हम रन टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो टाइप है उसका हमने यहाँ पे पूरी चीजें पढ़ते हैं हम आराम से इन डिटेल। ठीक है, सबसे पहले कंपाइल टाइम मॉर्फिज्म जो कि स्टैटिक रहता है, और रन टाइम मॉर्फिज्म जो कि डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक बेसिकली आपको पता है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ होना, डायनेमिक मतलब मूव होता रहना, चेंज होता रहना। Then compile time function or operator behaves differently based on arguments at the compile time। तो compile time में जिस तरीके के फंक्शन या फिर ऑपरेटर कैसे बिहेव करते हैं, जो भी आपने तरीके के आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, ठीक है, वो अगर डिफरेंटली बिहेव करे कंपाइल टाइम पे। फंक्शन बिहेवियर इज डिटरमाइंड एट रन टाइम यूजिंग ऑब्जेक्ट टाइप। तो फंक्शन का जो बिहेवियर है वो डिटरमाइन करता है एट रन टाइम ऑब्जेक्ट्स के टाइप को डिफरेंट डिफरेंट रखते हुए। फिर इसमें फंक्शन लोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और इसमें फंक्शन ओवर रीडिंग विद वर्चुअल फंक्शंस यहाँ पे होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बाइंडिंग टाइप, अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग को भी हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग ध्यान से देखते हैं। तो देखो, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, जब मल्टीपल फंक्शंस जो है सेम नेम के साथ डिफरेंट पैरामीटर के साथ यूज हो रहे हैं। और यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या हो रहा है, रीडिफाइनिंग ऑपरेटर्स टू परफॉर्म कस्टम फंक्शंस ऑन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूजर ने कुछ डेटा टाइप्स को डिफाइन किया और उसी पे ही बेसिकली ऑपरेटर्स को परफॉर्म किया जा रहा है कस्टम ऑपरेशंस देके, तो यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है। इसका पर्पस क्या होता है, ताकि डिफरेंट टास्क एक ही सेम फंक्शन नेम के साथ हो सके। लाइक अगर आपको बेसिकली कुछ दो काम हो सकते हैं वो सेम फंक्शन के नाम पे अगर हो रहे हैं, तो उसी तरीके को क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। और इसमें ऑब्जेक्ट में ऑपरेटर्स को यूज करना, जस्ट लाइक बिल्डिंग टाइप्स। ठीक है, मतलब जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऑपरेशंस देना और उनको ऑपरेटर्स के साथ यूज करना इसमें बेसिकली होता है। ठीक है, हाउ इट इज आर्काइव, बाय चेंजिंग नंबर, टाइप, ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इनको हम इसमें हम क्या करते हैं कि नंबर, टाइप, ऑर्डर ये सबको चेंज करके करते हैं आर्ग्यूमेंट्स का, और इसमें सिर्फ एक कीवर्ड हम यूज करते हैं। ये कंपाइल टाइम स्टैटिक होता है और इसमें भी कंपाइल टाइम स्टैटिक बाइंडिंग ही होती है। सिंटेक्स की बात करूँ तो ये आपके सिंटेक्स हो जाएंगे। रिटर्न टाइप रोल, ठीक है, रिटर्न टाइप ये अलोन ही रिटर्न करता है और ये बेसिकली डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस पे बेस्ड अप होता है। एप्लीकेबल, ये सिर्फ फंक्शन ओनली पे एप्लीकेबल होता है, और ये बिल्ड इन ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस, माइनस, इज इक्वल टू, इन सब पे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेसिकली अगर बात करूँ वर्चुअल फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो लास्ट वाले में हमने फंक्शन ओवरराइडिंग विद वर्चुअल फंक्शंस देखा था, तो इसमें वर्चुअल फंक्शंस के साथ जो है क्या होता है वो भी हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। A virtual function is a member of function of a base class that is declared using virtual keyword। ठीक है, तो इस कीवर्ड को डिक्लेयर करके बनता है। एंड इट इज ओवररिडन इन अ डिराइव्ड क्लास टू आर्काइव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसको बेसिकली रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए ही ओवररिडन किया जाता है। इट अलाउज द करेक्ट फंक्शन टू बी कॉल्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ द रेफरेंस टाइप यूज। ठीक है, तो इसमें बेसिकली करेक्ट फंक्शन को बुलाया जाता है एक ऑब्जेक्ट के लिए जो रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग टाइप पे नहीं जाके, बल्कि जो भी ऑब्जेक्ट का करेक्ट फंक्शन होता है उस पर बेसिकली बुलाया जाता है। यहाँ पे ये सिंटेक्स है, देखो बेटा सिंटेक्स हम कितना भी एक्सप्लेन कर ले, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, सिंटेक्स आपको याद करने पड़ेंगे। एंड लाइक सिंटेक्स याद करने के लिए आई फील कि आपकी जो कॉलेजेस हैं उनमें आपके पास कंप्यूटर लैब का क्लासेस होती हैं, उसको बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आपने ये सब चीज़ें सीखी होंगी। अगर नहीं सीखी है तो बेटा देखो, आप इतने कम टाइम में आप सिर्फ सिंटैक्स को लर्न कर सकते हो, अपने दिमाग में रख सकते हो। इट्स जस्ट लाइक अ टेबल ऑफ टू। ठीक है, हम कितना भी एक्सप्लेन कर ले लेकिन आपको अल्टीमेटली इसको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बेसिकली अगर बात करूँ क्या मेन रूल्स है वर्चुअल फंक्शन के, तो सबसे पहले इसको वर्चुअल कीवर्ड से डिक्लेयर करा जाता है बेस क्लास में। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करवाता है, ये बेसिकली ओवर रिटर्न करवाते हैं इन डिप्राइव क्लास, तभी बेसिकली यहाँ पे बेसिकली क्या अचीव करता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में इनको अचीव किया जाता है। यू शुड कॉल देम थ्रू अ पॉइंटर और रेफरेंस, ठीक है, ऑफ अ बेस क्लास।
पॉइंटर्स या रेफरेंस क्लास से बेसिकली इसको करा जाता है। इफ अ डिराइव क्लास डजंट ओवरराइड, ठीक है, जब ये ऐसा नहीं होता तो क्या, तब बेस क्लास वर्जन इज यूज, बेस क्लास का जो वर्जन होता है इन्हीं में ही वर्चुअल फंक्शन में वो यूज कराता है। ये स्टैटिक नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी वर्चुअल, कंस्ट्रक्टर्स जो है वर्चुअल नहीं हो सकते। सिर्फ बट डिस्ट्रक्टर जो वर्चुअल होते हैं, इसलिए इन्हें डिस्ट्रक्टर्स के तरीके से ही देखा जाता है। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्लास विच इज सॉरी नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो डाटा स्ट्रक्चर्स पे मूव करते हुए चलिए इस पर बात करते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्या है। तो सी अ डाटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डाटास। ठीक है, तो बेसिकली ये एक वे कह सकते हो या फिर तरीका कह सकते हो जिसमें डाटा को स्टोर करा हो सकता है इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड एंड यूज्ड एफिशिएंटली। ठीक है, कैसे, ताकि ये एक्सेस और बेसिकली यूज करा जाए एफिशिएंटली। ठीक है, इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एंड ऑपरेशंस। ठीक है, जो भी डाटा इसमें है और जो भी ऑपरेशंस उस पर कैरी आउट हुए हैं, परफॉर्म हुए हैं, उनका बीच का ये रिलेशनशिप हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है डाटा प्रोसेसिंग में, स्टोरेज एंड रिट्राइवल में। एग्जाम्पल जैसे कि अगर बात करें तो एरे, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ट्री, ग्राफ एक्सेट्रा, इस तरीके के इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। क्या यूज़ होता है, एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल हैंडलिंग एक्सेट्रा एक्स्ट्रा, इसमें चीज़ों को यूज़ करा जाता है और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर कुछ बेसिक टाइप के डाटा स्ट्रक्चर्स जैसे कि बात करते हैं। बेसिकली ब्रॉडली तो ये दो टाइप में क्लासीफाई होते हैं, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स और नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर ये होता है, ठीक, हाँ यस नॉन लीनियर। ठीक है, लेकिन इसमें बात करें तो कैसे हम इसमें, जैसे लीनियर वाले में क्या होता है, सीक्वेंशियल मैनर में हम इसको अरेंज करते हैं। जैसे कि अगर बात करें एरे की, तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जो होता है वो एक कॉन्टिजियस मेमोरी में, मतलब कंटिन्यूसली एक मेमोरी में स्टोर होते जाते हैं। ठीक है, फिर स्टैटिक स्टोरेज ऑफ सिमिलर डाटा, जो सिमिलर है और उनका एक ही साथ बेसिकली स्टोर होते जा रहा है चीज़ों को, उसको हम क्या बोलते हैं, एरे। लिंक्ड लिस्ट बेसिकली, ठीक है, एलिमेंट्स नोड्स लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर्स। ठीक है, एलिमेंट्स या फिर कुछ नोड्स जो है उनको लिंक किया जाता है पॉइंटर्स के साथ। ठीक है, तो ये है डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। स्टैक बेसिकली ये बेसिकली किसको फॉलो करता है, इस वाले रूल को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब सबसे पहले जो आया था वही सबसे आखिरी में जाएगा, मतलब सबसे जल्दी पहले जाएगा, और जो सबसे पहले आया था वो सबसे आखिरी में बाहर जाएगा। ठीक है, ये अंडू के फीचर्स के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा अंडू जब आप करते हो तो सबसे पहले जो चीज़ें पहले पहले हुई होती है उनको ही पहले पहले डाल देते हैं। ठीक है, फिर एक्सप्रेशन फ्रेजिंग में, ठीक है, इसको यूज़ करता है। क्यों ये फीफो रूल को फॉलो करता है जिसमें होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, आपने देखा होगा पहले, इसका क्या सिंपल सीन है कि जो पहले आया वही पहले बाहर आएगा। जैसे कि आपने देखा शेड्यूलिंग में, बफरिंग में इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूँ तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स जो है हिलारिकल और इंटरकनेक्टेड मैनर, मतलब इसमें आप एक कह लो फ्लो चार्ट की तरफ से, मतलब एक पहले सबसे पहले कोई एक बहुत बड़ा रहेगा उसमें बेसिकली, और या फिर कुछ इंटरकनेक्टेड। जैसे कि अगर बात करते हैं तो फैमिली ट्री, इसके एग्जांपल से पहले आप फैमिली ट्री देखो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपके दादा या दादी जी, ठीक है, उनके आप फिर पापा, आपकी बुआ, फिर आपके पापा की आपके साथ आपकी मम्मी, फिर आप, ऐसे होता है ना। तो ये एक ट्री फॉर्म में। ठीक है, तो हिलारिकल स्ट्रक्चर्स जो है विथ रूट एंड चाइल्ड नोड्स। ठीक है, फिर बात करें इसको कहाँ यूज़ करते हैं, तो फाइल सिस्टम में, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग में। आपने देखा होगा बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे आते हैं। ठीक है, तो इनको सर्चिंग में, सॉर्टिंग में यूज़ होते हैं। ठीक है, ग्राफ की बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली कलेक्शन इंटरकनेक्टेड होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नोड्स इंटरकनेक्टेड बाय एजेस, और ये साइक्लिक भी हो सकता है। इसको हम सोशल नेटवर्क्स और नेविगेशन और मैप्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बेसिकली बात कर दी गई है कि किन टाइप के किन होते हैं, तो लीनियर और नॉन लीनियर बेसिकली यहाँ पे ये होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेसिकली अगर बात करती हूँ तो ऑल दीज डाटा स्ट्रक्चर्स अलाउ अस टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा। वी सिलेक्ट दीज डाटा स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन अ टाइप ऑफ ऑपरेशन वी रिक्वायर। वी कंसिडर दीज डाटा स्ट्रक्चर्स इन मोर डिटेल्स आर इन लेटर लेसन। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ पे कुछ जो है बेसिकली देखो, बिल्ड इन डाटा स्ट्रक्चर्स और यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बिल्ड इन बेसिकली क्या होता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर। ठीक है, फिर अगर बात करें यूजर वाले में तो एरेज, लिस्ट एंड फाइल्स, और लिस्ट में आपके लीनियर लिस्ट और नॉन लीनियर लिस्ट, जिसमें लीनियर लिस्ट में स्टैक्स और क्यूज, और नॉन लीनियर में ट्रीज एंड ग्राफ। ठीक है, तो बेसिकली जिनके बारे में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो आपको एक्चुअली में लिखने को आते हैं, मैंने उनके बारे में यहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ा दिया था, देखो ये 2 स्लाइड्स में। अब ये सिर्फ जो है फ्लो चार्ट आपको एक रिमेंबर रखने का तरीका है, क्योंकि आपसे बेसिकली इसमें पूछा जा सकता है। आई थिंक आपने जो बिल्ड इन डेटा स्ट्रक्चर्स है वो पहले वाले लेसन में आपने पढ़े थे। ठीक है, और जो बेसिकली यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स है वो अभी हमने
कंप्लीट कर लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेसिकली अगर बात करते हैं तो कुछ और बेसिकली मतलब जैसे हम इसमें और भी आपसे पूछा जाता है छोटी छोटी डेफिनेशन, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करती हूँ लीनियर वाले की, तो लीनियर वाले में जो आइटम्स हैं वो लीनियरली सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, जैसे कि एरे। नॉन लीनियर वाले में सीक्वेंस में अरेंज नहीं होते लेकिन हिरारिकल और इंटरकनेक्टेड रहते हैं। होमोजीनियस वाले में इन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द सेम टाइप, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम टाइप के रहते हैं। और नॉन होमोजीनियस वाले में डिफरेंट तरीके के नहीं होते, सेम टाइप के हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। ठीक है, स्टैटिक वाले में क्या होता है, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स आर दोज whose sizes and structures associated memories and locations are filled at compile time। तो इनकी बेसिकली लोकेशंस फिक्स रहती है कंपाइल टाइम पे, और इनकी लोकेशन चेंज होती रहती है बेसिकली कंपाइल टाइम पे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक। ठीक है, इसमें एग्जांपल ले लो एरे। ठीक है, एरे बेसिकली सबका एक साथ ही रहता है ऐसे पूरा पूरा, तो इनकी लोकेशन फिक्स रहती है। लिंक लिस्ट, इसमें बेसिकली हम पॉइंटर्स को यूज करके क्रिएट करते हैं जिनकी लोकेशन चेंज होती रहती है। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और उनका डिस्क्रिप्शन और आपके एग्जांपल्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो आई फील यस हमने यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 सारी कुछ कंप्लीट कर ली है। अब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस आपके पास आ जाएगी, और भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी वीडियोस रहेंगी तो हम उनको डेफिनेटली पोस्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। टिल देन आप यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं और दूसरे वीडियोस में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।